अब डायबिटीज़ हम सबको पता है कि जो होती है वो खून में होती है। जहाँ जहाँ पे छोटी या बड़ी शरेयान है वो सबको अफेक्ट करेगा। तो आम फम ज़बान में बंदे को फालिज हो जाता है या सीवी हो जाता है, दिल इन्वॉल्व हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। पाँव के इन्फेक्शन जो ठीक नहीं होते जिसको हम गैंग्रीन कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल या लिपिड्स का कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है। अल्लाह मियां की तरफ से एक वार्निंग होती है, चीज़ें अभी इतनी ख़राब नहीं, इनको ठीक कर लें। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर साइमा अस्करी है और मैं कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बकाई यूनिवर्सिटी के अंदर। आज का हमारा प्रोग्राम जो वो एंडोकास्ट का शुगर और इसके साथ साथ ज़ियाबतीस का मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, जो बड़ी शरियानों की पेचीदगियाँ होती हैं ज़ियाबतीस के मरीज़ों के अंदर, उसको हम डिस्कस करने लगे। आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं प्रोफेसर सईद महर। अस्सलाम वालेकुम सर। प्रोफेसर सईद महर किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आप प्रोफेसर ऑफ मेडिसन हैं और करंटली जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के अंदर कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं। ये माजी में सदर भी रह चुके हैं पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के। इसके अलावा अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट पाकिस्तान चैप्टर के भी सदर रहे। आप उस्तादों के उस्ताद उनको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। सर, आज हम बात करने लगे हैं कि ज़ियाबतीस के साथ जो बड़ी शरियानों की बीमारी यानी कि डायबिटिक और उसकी माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं, ये क्या होती हैं? डायबिटीज़ में डॉक्टर साहब जब भी, अब डायबिटीज़ हम सबको पता है कि जो होती है वो खून में होती है। तो खून में जब आपके शुगर का लेवल कंट्रोल नहीं होगा, ज़्यादा रहेगा, तो जहाँ जहाँ पे छोटी या बड़ी शरेयान है वो सबको अफेक्ट करेगा। तो बड़ी शरेयानें भी इसी तरह से हमारे पूरे बॉडी में फैली हुई हैं। तो सर से लेके पाँव तक जहाँ जहाँ पे भी बड़ी शरेयानें हैं उन सबको आपके शुगर का जो लेवल बढ़ा हुआ है वो अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से पेचीदगियाँ होती हैं जो कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग या बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं। क्या क्या कॉमन या इम्पॉर्टेंट होंगी जो आप बताना चाहें कि माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हमारी अहम है? सबसे अहम जो जिन पे मैं बात करना चाहूँगा, सबसे पहले तो अगर मैं सर से शुरू करूँ तो जो दिमाग की शरेयानें हैं अगर वो मुतासर होती हैं तो आम फम ज़बान में बंदे को फालिज हो जाता है या सीवी हो जाता है। स्ट्रोक भी जिसको स्ट्रोक भी कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो फालिज या स्ट्रोक हो जाता है अगर वो बड़ी शरेयानें आपकी डायबिटीज़ की इन्वॉल्व हो जाए। उसके बाद आते हैं हम नीचे, अगर हार्ट पे हम आए, चेस्ट में हम अगर आए, तो अगर हार्ट की शरेयानें इन्वॉल्व हो जाएं तो जिसको आम फम ज़बान में हम हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक है, हार्ट अटैक हो जाता है, दिल इन्वॉल्व हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। उसके बाद अगर हम पाँव की बात करें तो पाँव में अगर बड़ी शरेयानें मुतासर हो जाएं तो फिर पाँव में खून की रसद या उसकी पहुंचना फराहमी कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपने बहुत से लोगों में देखा होगा कि पाँव के इन्फेक्शन जो ठीक नहीं होते, आखिर में फिर पाँव काले हो जाते हैं, जिसको हम गैंग्रीन कहते हैं, जो अल्लाह ना करे आगे चल के बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा जो हम इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन के हवाले से कहते हैं कि जी आप चले, दर्द हुआ, बैठ गए तो आराम आ गया, क्या वो भी अलामत आती है? ये तो शुरू की अलामत है कि अगर हम पाँव में हमारे खून की रसद कम होने लगी या कंप्रोमाइज़ होने लगी तो उसमें यही मरीज़ को होता है कि जी अब मैं चलता हूँ, कहते हैं डॉक्टर साहब मैं चलता हूँ तो मुझे जो है वो दर्द होता है, जब मैं बैठ जाता हूँ तो आराम आ जाता है। इसको अगर मैं ट्रांसफॉर्म करूँ या दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ, हार्ट में भी ऐसे ही होता है। शुरू में अगर दिल की शरेयानें तंग होने लगे तो यही होता है, मरीज़ कहते हैं डॉक्टर साहब मैं चलता हूँ तो मुझे सीने में दबाव होता है या दर्द होता है या मेरा सांस फूलता है। तो ये भी शुरू की अलामात हैं जो हमें बताती हैं कि मरीज़ को हार्ट में मसला शुरू हुआ है, जिसको मंजाना भी कह रहे हैं, जिसको मंजाना भी कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम इस तरह कहें कि हार्ट अटैक हो सकता है या अंजाना हो सकता है, अंजाना में पेशेंट को दर्द में आराम आ जाता है लेकिन ज़ाहिर है हार्ट अटैक के अंदर वो मुकम्मल तौर पे ख़राब हो जाता है। क्या स्ट्रोक से पहले भी कोई अलामात आ सकती हैं, जैसे कोई TIA वगैरह? बिल्कुल ठीक है। यूजुअली ये होता है कि जी ये सारी अलामात कभी तो एकदम से भी आ जाती हैं, लेकिन अक्सर लोगों में हमने देखा है कि एकदम से नहीं आती। कभी कभी ये होता है कि जिसको हम TIA जैसे आपने कहा, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, थोड़े टाइम के लिए हमारी जो है ना वो सर घूम गया, थोड़े टाइम के लिए जो हमारी कॉन्शियसनेस है, हम एक झटका सा खा लिया, कहीं बैठ गए, गिर गए, ये बहुत इनिशियल अलामात होती है जो शायद अल्लाह मियां की तरफ से एक वार्निंग होती है कि चीज़ें अभी इतनी ख़राब नहीं, इनको ठीक कर लें। तो ये हो सकता है कि शुरू में हमें, जिस तरह आपने कहा TIA हो, हार्ट के लिए मैंने कहा कि हार्ट अटैक से पहले अंजाइना हो कि दिल में
पाँव की खराब होने से पहले इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन हो, ये सारी ये इलामात हैं जो इसके पहली स्टेज की हैं। तो इनमें इनको अगर ठीक किया जाए, प्रिवेंट किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि मरीज को बहुत सी मेजर कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। सही, क्योंकि ये जो अलामात आ रही हैं काफ़ी लीड कॉम्प्लिकेशंस पे कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा मसले हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। क्या इनका कोई रिस्क फैक्टर्स, कोई और भी ऐसे अवामिल है जिनसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इसको, ना हो किसी को स्ट्रोक, ना हो किसी को हार्ट अटैक? इन बड़ी शरेयानों की कॉम्प्लिकेशंस के लिए मैं कहूँगा कि नंबर पहले तो वही हमारी डायबिटीज़ का अच्छा कंट्रोल होना चाहिए, नंबर 2 ब्लड प्रेशर का अच्छा कंट्रोल होना चाहिए, नंबर 3 यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल या लिपिड्स का कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ें जो हैं, और ये भी बहुत कॉमन है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे 30-40% जो हमारे मरीज़ होते हैं डायबिटीज़ में, उनको कोलेस्ट्रॉल की दवा की भी ज़रूरत होती है। तो अक्सर लोग जब हमारे पास आते हैं, हम कहते हैं जी आपको कोलेस्ट्रॉल की दवा की ज़रूरत है, तो कहते हैं डॉक्टर साहब अभी रमज़ान आया तो हमने बदपरहेज़ी की थी, शायद उसकी वजह से। तो मेरा ख्याल है कि कुछ अरसे के लिए दवा लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आपका डॉक्टर समझता है कि आगे चल के आपका कोलेस्ट्रॉल एक स्टैंडर्ड लेवल पे आ गया, जो हम जिसको हम नॉर्मल रखना चाहते हैं, तो आपकी दवा बंद भी हो सकती है। सर, क्या कोई इसके टारगेट्स भी होते हैं कि जी कोलेस्ट्रॉल इतना होना चाहिए तब दवा देंगे या नहीं देंगे, कुछ इस तरह भी होता है? जी बिल्कुल होता है, क्योंकि हर चीज़ का एक ऑथेंटिक टारगेट्स होते हैं। तो ज़रूरी है कि जब हम किसी का भी, यूजुअली हम यही करते हैं कि जब पहली मरतबा हमें कोई भी दिखाने के लिए आता है तो हम उसका लिपिड प्रोफाइल ज़रूर चेक करते हैं। बेसलाइन हम करवा बेसलाइन लेते हम हैं। ज़रूर करते हैं, ठीक है। अगर बेसलाइन ठीक है तो शायद उसको हम 1 साल या 1.5 साल के बाद हम चेक करें तो उसको नहीं होता। लेकिन अगर किसी के बेसलाइन में ही उसके कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, ख़ासतौर से जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम LDL कहते हैं, LDL वो अगर वो बढ़ा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको दवाई की ज़रूरत है। तो हमारे कुछ सेट टारगेट्स होते हैं जो हम डायबिटीज़ वाले मरीज़ में, या फिर डायबिटीज़ के साथ अगर दिल का मसला भी है उन मरीजों में, तो ख़ास टारगेट्स होते हैं। वो आपके डॉक्टर को पता है कि इस टारगेट पे उसको लाना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपका डॉक्टर कहता है कि जी आपको कोलेस्ट्रॉल की दवा की ज़रूरत है, तो मेरा ख्याल है उसको ज़रूर लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स आके बता रहे होते हैं कि जी हमारा नॉर्मल रेंज में आ रहा है, तो क्या डायबिटिक पेशेंट की नॉर्मल रेंज तो डिफरेंट हो जाएगी? बहुत अच्छा सवाल है। यही सवाल आके मरीज कहते हैं सर ये तो जो हमने लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट देखी है इसमें तो जो LDL का रेंज है ये तो बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आ रहा है। अब वो जो रेंज लिखा होता है आपके रिपोर्ट पे, वो आम आदमी के लिए जिसको ना डायबिटीज़ है, ना ब्लड प्रेशर है, ना दिल का कोई मसला है, तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपके रेंजेस डिफरेंट होते हैं। वो आपका डॉक्टर जानता है कि आपका रेंज LDL का क्या होना चाहिए, तो उस रेंज पे ना जाएं, अपने डॉक्टर से पूछें, वो आपको बताएगा कि आपका रेंज डायबिटीज़ में क्या होना चाहिए। क्या यंगस्टर्स को भी हार्ट अटैक हो रहा है? पहले कहते थे हार्ट अटैक जब बूढ़ों की बीमारी है। बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। आजकल तो हम यंग लोगों में 30-35 साल के लोगों में भी हार्ट अटैक, जिसको मायोकार्ड इन्फॉक्शन कहते हैं, वो देख रहे होते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह वो यही है जो हमने कुछ बातें पहले भी की, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। दूसरा, उन लोगों में हम ये भी ज़रूर देख रहे होते हैं कि उनमें से कुछ 10-20% कम से कम लोग ऐसे आते हैं हमारे पास NSCVD में जिनको पता ही नहीं होता कि उनको डायबिटीज़ भी है। तो वहीं पता ही जब चलता है जब हार्ट अटैक हो गया, पता चला कि अब तुमको डायबिटीज़ भी है और बहुत ही ज़्यादा वाली डायबिटीज़ है। तो उनके लिए यही होता है कि ये वो कैटेगरी है, ये वो हमारी पॉपुलेशन है जिनको हमने प्रिवेंट करना है, बचाना है। तो यंग लोगों के लिए भी यही मेरी गुजारिश है। और दूसरी बात, एक अजीब सी चीज़ है जो शायद लोगों को मैं ज़रूर कहूँगा कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनको हार्ट का दर्द महसूस नहीं होता। उनका जो MI होता है या जो मायोकार्ड इन्फॉक्शन होता है या दिल का दौरा जो होता है, उनको पता ही नहीं चलता क्योंकि वो दर्द नहीं होता, जो कि ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की वजह से दर्द नहीं होता। तो उनके लिए एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है कि अगर आपको कभी बहुत ज़्यादा पसीना आए, चक्कर आए, पेट में दर्द हो जो पीठ की तरफ जाता हो, जॉ में दर्द हो, नेक की तरफ जाए, लेफ्ट बाजू में दर्द हो, ये भी कुछ अलामात हैं जो हार्ट अटैक को करती हैं। तो उसमें वेट ना किया जाए, में दर्द का वेट ना किया जाए, फौरन अपने डॉक्टर के पास करीब से जो भी आपका इमरजेंसी का सेटअप है वहाँ चले जाएं। लेकिन ज़रूरी है कि यंग लोगों को ये पैगाम ज़रूर देना चाहिए कि जी अब जो हार्ट अटैक हम पहले कहते थे ये बूढ़ों में होता है, बिल्कुल भी नहीं, हम यंग लोगों में देख रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह हमारा ख़राब लाइफ स्टाइल। हम वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, ठीक है, हमारा खाना पीना जो है वो बहुत मुरगन है। तो इन सारी चीज़ों को बचा के यंग लोग, मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों से बिल्कुल ही बच सकते हैं। हार्ट अटैक के जो सबसे ज़्यादा असबाब हैं उनमें सबसे टॉप पे तो वही डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, लेकिन स्मोकिंग भी है और कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होना भी है। तो ये स्मोकिंग बज़ात खुद एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग को और थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि लोग आजकल जो है ना वो सिगरेट को छोड़ के फिर शीशा पीते हैं या फिर वेब पे चले गए, तो ये भी एक सिगरेट की किस्म है
उसका नाम डिफरेंट है, चीज़ें डिफरेंट है, लेकिन दिस इज इक्वली द स्मोकिंग, और वो इतना ही इंजूरियस है जितना आप स्मोकिंग को इंजूरियस समझते हैं। तो अगर हम टोबैको यूजेज पे कर लेंगे, टोबैको यूजेज के डिफरेंट फॉर्म्स हो गए कि तंबाकू का बिल्कुल ठीक। इस्तेमाल मुख्तलिफ तरह से हो गया, लेकिन हर इस्तेमाल ही उसके लिए नुकसानदेह हो नुकसानदेह, जाएगा, नुकसानदेह। जिससे खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। स्मोकिंग का सबसे बड़ा जो नुकसान है, दिल के साथ साथ हम जो पाँव की शरीयानियों की बात जी, करते हैं, बिल्कुल। ठीक है, उनको भी ये मुतासर करता है, और उनके मुतासर होने की वजह से फिर जो मसला है वो यही होता है कि शरीयानें छोटी होती जा रही होती है, खून सही तरीके से नहीं पहुंचता, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन की जो आपने बात की वो होती है, आखिर खून होना आना बंद होता है, अल्लाह ना करे गैंग्रीन हो गई तो फिर ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है जो बहुत ख़तरनाक हो सकती है। तो स्मोकिंग की वजह से और डायबिटीज़ की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से शरीयानों में क्या हो रहा होता है? क्या खून की फराहमी क्यों कम होती चली जाती है? यूजुअली एंडोथीलियल जो शरीयानों के अंदर की वॉल्स हैं, जिसको हम एंडोथीलियल कहते हैं, उसमें अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर की वजह से, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से, या ज़्यादा डायबिटीज़ अनकंट्रोल होने की वजह से थिकनिंग होती है, वो शरीयानें छोटी होती आस्ता चली जाती आस्ता हैं। मोटी होती जाती हैं, तो खून की जो रसद है वो उनमें से कम होती जाती है। जैसे पाइप अंदर से छोटा हो पाइप गया जैसे अंदर तो छोटा पानी होता उसमें से चला कम जाएगा, तो खून की जब उसमें से रवानी कम होगी तो ज़ाहिर है कि जितना खून दिल को चाहिए उसकी रवानी आप कम कर देंगे किसी वजह से भी, तो ज़ाहिर है कि तकलीफ होगी। और उसी वजह से फिर खुदा न खासा बढ़ते बढ़ते गए, इतनी फराहमी ख़त्म हो जाए कि पहुंचे ही ना तो हार्ट अटैक या फिर वो गैंग्रीन जिसे हमने कहा पाँव की हो बिल्कुल सकती ठीक है, है। बिल्कुल और ठीक इस है। स्टेज पे जाके कि गैंग्रीन हो गई, हमारे पास बहुत कम ऑप्शंस बचते हैं मैनेज करने गैंग्रीन के में तो हवाले बहुत से। कम ऑप्शंस होते हैं, गैंग्रीन में बहुत ही कम ऑप्शंस हैं, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। कभी कभी कोशिश करते हैं हमारे दोस्त, एक मल्टीपल टीम बना के हम काम करते हैं, तो उसमें हमारे जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट दोस्त हैं या कार्डियोलॉजिस्ट दोस्त हैं, वो आपकी फेमोरल जो आपकी मेन नस होती है थाई की और पाँव की, उनमें से अगर वो वायर डाल के अगर वो ब्लॉकेज को खोल सकते हैं तो एक कोशिश करते हैं कि हम पाँव को या टांग को बचा सकें, लेकिन बहुत से टाइम पे ऐसा पॉसिबल नहीं होता, नहीं हो तो पाता। उसके लिए मजबूरन मरीज की जान बचाने के लिए पाँव या टांग को काटना पड़ता तक है। पड़ जाता है। इसके अलावा कोई और चीज़ें, कोई लाइफ स्टाइल में कुछ चीज़ें करके माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है? बिल्कुल बचा जा सकता है जी। सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप माइक्रोवेस्कुलर की कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज मेरा ये है कि अपने वज़न को कंट्रोल में रखें। पहला जवाब तो ये है, वज़न को हमेशा कंट्रोल अपने रखा वज़न को कंट्रोल में रखें। उसका एक बहुत आम सा फार्मूला है जो आपके मोबाइल फ़ोन पे भी आपको मिल जाएगा, BMI, बॉडी मास इंडेक्स। तो हम एशियंस का बॉडी मास इंडेक्स जो है आपके हाइट और वेट को कैलकुलेट करके किया जाता है, वो 23 से कम होना चाहिए। तो आपका BMI 23 से कम रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ज़िंदगी में आधे घंटे 40 मिनट की रोज़ाना की वर्जिश या ब्रिस्क वॉक, कोई फैशनी चीज़ नहीं करनी, वो कोई एग्जैक्टली, महंगे सब जिम नहीं जिम जा जाने, रहे हैं और कुछ भी नहीं करना प्लानिंग हो है। रही है बहुत सिंपल ज़्यादा। 30 मिनट 40 मिनट की ब्रिस्क वॉक ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। 2, अपनी नींद पूरी करें। 8 घंटे की नींद ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। हम मोबाइल पे बाकी चीज़ों पे रात को 3 बजे सोते हैं, दिन को 12 बजे उठते हैं, ये हेल्दी स्लीप नहीं है। आप रात को जल्दी सोएंगे, फजर पे जल्दी उठेंगे, वॉक करेंगे, ज़िंदगी को आसान बनाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो अपने सिंपल लाइफ स्टाइल, जिसका कोई खर्चा नहीं है, इसका कोई खर्चा नहीं है, ठीक। और तीसरी बात, अपनी ग़िज़ा को हेल्दी रखें। हम बहुत सी चीज़ें मुरगन इतनी खाते हैं जिनकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हमारी शरीयानें तंग होती जाती हैं, हमें ब्लड प्रेशर हो जाता है, हम वज़न को कंट्रोल नहीं करते, हमें डायबिटीज़ हो जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर सिंपल ये चीज़ें ज़िंदगी में शुरू से करें। अगर किसी के ख़ानदान में मोटापा है तो ज़रूरी नहीं कि वो आदमी तीसरा या चौथा जो भी आदमी है वो भी मोटा हो। अगर वो शुरू से अपना लाइफ स्टाइल अच्छा रखेगा, नहीं होगा मोटा। अगर आपके ख़ानदान में डायबिटीज़ है, ज़रूरी नहीं कि सब लोगों को डायबिटीज़ हो। अगर आपने शुरू से ही अपना वज़न कंट्रोल किया, अपनी आदत को हेल्दी रखा, वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, डाइट को अपने अच्छा रखा, आपको मैं यकीन से कह सकता हूँ कि डायबिटीज़ नहीं होगी या बहुत ज़िंदगी में देर से होगी। अक्सर लोग जिम के हवाले से कह रहे थे बहुत ही कि बड़े एक्सपेंसिव, या हम वॉक के लिए निकल सकते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? वॉक आप कहीं भी कर सकते हैं। आपका अगर 12 बाई 12 का एक कमरा भी है, आप ईमानदारी से करें तो आप अपने कमरे में भी कर सकते हैं, आप अपने टेरेस पे भी कर सकते हैं, आप अपार्टमेंट में रह सकते हैं, रहते हैं तो अपार्टमेंट की छत पे भी कर सकते हैं। तो आप वॉक कहीं भी कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपके लिए अवेलेबल हो, जहाँ पे अवेलेबल बनाना, उसको करना असल बात है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सईद मेहर आपका। आज हमने बहुत अपना माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन के हिसाब से बहुत ही अहम बातें करी
और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे अगर हम कंक्लूड करें तो यही हो जाती है कि मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़, जिसको हम स्ट्रोक या फालिज कहते हैं आम ज़बान में, दिल का दौरा पड़ जाना, हार्ट अटैक या फिर पाँव के अंदर इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन के साथ पीएडी पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ का हो जाना शामिल है। इन तीनों बीमारियाँ जो कि बहुत ही ख़तरनाक और खुद न खासा लाइफ थ्रेटनिंग साबित हो सकती हैं, जो कि जानलेवा साबित हो सकती हैं, उनके लिए भी बचाव के लिए वही चीज़ें हैं कि शुगर का मुनासिब कंट्रोल होना, शुरू से शुगर को मुनासिब कंट्रोल रखा जाए, जो आपके टारगेट्स हैं 7 से कम HbA1c होना चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर आपका बहुत ऑप्टिमल कंट्रोल हो। ये ना हो कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो दवा खाएंगे, ब्लड प्रेशर की दवा पाबंदी के साथ खानी है, और लिपिड लोअरिंग, अगर कोलेस्ट्रॉल ख़राब है तो दवा ज़रूर खानी है। इसके साथ साथ अच्छी ग़िज़ा, सादी ग़िज़ा, वॉक का करना, बिल्कुल भी कोशिश करके किसी बुरी आदत का ना होना, जैसे तंबाकू नोशी किसी भी फॉर्म में उसका इस्तेमाल ना करना है। और फिर वही बात है कि हमेशा जो है वो परहेज़ जो है वो हमेशा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। थैंक यू वेरी मच।